राजकीय महाविद्यालय बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अभिनंदन है। मैं हूं अनिल कुमार, सहायक आचार्य हिंदी साहित्य। आज हम बीए फाइनल के लिए टॉपिक लेकर आए हैं जयशंकर प्रसाद का नाटक ध्रुव स्वामिनी से। और आज के टॉपिक में हम चर्चा करेंगे ध्रुव स्वामिनी नाटक की एक समस्या नाटक के रूप में, और इसमें स्त्री समस्या के संबंध में चर्चा करेंगे। जयशंकर प्रसाद का काल 1916 से 1950 स्वीकार किया जाता है। जयशंकर प्रसाद भारतेंदु की उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत हुए, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाटक के क्षेत्र में विशेष योगदान नहीं दिया। उनके काल को हिंदी नाटक में एक शून्य काल ही माना जाता है। प्रसाद जी ने नाटक की रचना में विभिन्न नए प्रयोग किए, जैसे अंकों के विभाजन में, पर्दे पर रंगमंचिता के संदर्भ आदि देना। उन्होंने अनेक प्रकार की रचनाएं की, पौराणिक, ऐतिहासिक, मिथक आदि। किंतु उनके अनेकों नाटकों में ऐतिहासिक पात्रों की बहुलता रही। उन्होंने अतीत के गौरव का बखान किया। भारतवासियों की पराजित मनोवृत्ति को अतीत के गौरव गान से सहलाया। ध्रुव स्वामिनी, मंदाकिनी जैसी पात्रों ने स्त्री चेतना ने स्त्री आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। ध्रुव स्वामिनी का प्रकाशन 1933 में हुआ। नाटक में नारी के अस्तित्व, अधिकार और पुनर्लगन की समस्या को उठाया गया है। इस नाटक में पुरुष सत्तात्मक समाज के शोषण के प्रति नारी का विद्रोह है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को आधार बनाकर रचे गए इस नाटक के माध्यम से नाटककार ने नारी जीवन की जटिल समस्याओं के संबंध में अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया है। यह नाटक इतिहास वृत्त के आलोक में अपने युग की तत्कालीन नारी समस्याओं को सामने रखता है। ध्रुव स्वामिनी की मूल कथा गुप्तकालीन परिवेश में रची गई है। इसमें गुप्त वंश व शक वंश में विरोधाभास है, किंतु इन दोनों के बीच स्त्रियों का शोषण होता है। इसमें जयशंकर प्रसाद ने नारी को आधार बनाया है। यह प्रश्न किया है कि नारी का समाज में क्या स्थान है, क्या उसका पुनर्विवाह संभव है। हिंदी साहित्य में नारी के प्रति जो उदासीनता थी, उसको दूर करने के लिए कवियों ने भी भरसक प्रयत्न किया। मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा में लिखा है, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। नारी को अबला माना जाता था, उसे पशु की तरह समझा जाता था, और सदैव पुरुष सत्तात्मक समाज में शोषण का शिकार होती रही है नारी। उसे आसानी से लोग अबला कह देते थे, क्योंकि वह शक्ति का प्रदर्शन नहीं करती थी। ध्रुव स्वामिनी में जयशंकर प्रसाद ने नारी की समस्याओं को उजागर किया है। उन पर सदैव से होते आ रहे अत्याचार का विरोध किया और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित किया। अपने नाटकों को ऐतिहासिक विषयों से प्रसाद जी ने जोड़ा, क्योंकि इतिहास के माध्यम से भारतीय जन की हताशा, पीड़ा को अतीत के गौरव गान से वो सहलाना चाहते थे। नाग राजाओं के बाद गुप्त वंश स्थापित हुआ, जिसमें मगध साम्राज्य एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में स्थापित हुआ। समुद्रगुप्त ने शकों को हराकर उन्हें राज्य विहीन कर दिया। समुद्रगुप्त के बाद उसका बड़ा बेटा रामगुप्त एक षड्यंत्र से राजगद्दी पर आरूढ़ हुआ, लेकिन वो अयोग्य था। वो समुद्रगुप्त जैसे दिग्विजयी शासक का पुत्र होकर भी बड़ा भीरू, कायर और अयोग्य शासक था। समुद्रगुप्त ने जिन विदेशियों को हराया था, वह उसके मरते ही फिर सिर उठाने लगे। शक उसकी सीमा में प्रवेश कर युद्ध की चुनौती देने लगे। शकों के आक्रमण से भयभीत होकर रामगुप्त ने संधि का प्रस्ताव किया। शकों ने संधि की जो शर्तें रखीं, उनमें से एक थी अपनी पटरानी ध्रुव स्वामिनी को उसे दे दिया जाए।
रामगुप्त मानने को तैयार हो गया, किंतु उसके छोटे भाई चंद्रगुप्त ने इसका विरोध किया। बस यहीं से नारी का राजनीति में शोषण प्रारंभ होता है। ध्रुव स्वामिनी नाटक की मुख्य स्त्री पात्र है। अन्य पात्र हैं कोमा, मंदाकिनी। जब शक राज रामगुप्त से ध्रुव स्वामिनी को उपहार स्वरूप मांगता है तो ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती है, किंतु रामगुप्त से उसे सदैव निराशा ही प्राप्त होती है। तब उसका नारीत्व जागृत होता है और वह स्पष्ट रूप से घोषणा करती है, मैं उपहार में देने की वस्तु शीतल मणि नहीं हूँ, मुझ में रक्त की तरह लालिमा है, मेरा हृदय उष्ण है और आत्मसम्मान की ज्योति है, उसकी रक्षा मैं ही करूंगी। वह पुरुष के अत्याचार को सहन नहीं करती और शक शिविर में जाने से इनकार कर देती है। वह कहती है, पुरुषों ने स्त्रियों को अपनी पशु संपत्ति समझकर उस पर अत्याचार करने का अभ्यास बना लिया है। वह मेरे साथ नहीं चल सकता। तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा को नहीं बचा सकते, तो तुम मुझे भेज भी नहीं सकते। ध्रुव स्वामिनी के रूप में प्रसाद जी ने सशक्त नारी पात्र की अवतारणा की है। वह आधुनिक नारी की प्रतीक है, जो पुरुषों को दासी एवं भोग्या न रहकर अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही है। ध्रुव स्वामिनी अत्याचार को चुपचाप सहने की अपेक्षा उसका प्रबल विरोध करने वाली स्त्री है। कोमा की बात की जाए तो कोमा नाटक की काल्पनिक पात्र है। उसके चरित्र का सुंदर निर्देशन नाटक में किया गया है। वह सकराज से प्रेम करती है और चाहती है कि सकराज युद्ध से विरक्त होकर प्रेम की उदारता को अपने व्यक्तित्व में समाविष्ट कर ले। जब कोमा को पता चलता है कि सकराज ने ध्रुव स्वामिनी को उपहार के रूप में प्राप्त करना चाहा है तो वह उसे समझाती है। कहती है, क्या एक राजा का प्रसूत, क्या एक नारी को कुछ ले बिना नहीं हो सकता। स्त्री की विडंबना का एक और प्रमाण प्रसाद ने प्रस्तुत किया है। सकराज की मृत्यु के बाद उसकी लाश मांगने वह ध्रुव स्वामिनी के पास जाती है। यह नारी की विडंबना नहीं तो क्या है, जो उसके साथ जीवन पर्यंत पशु जैसा बर्ताव करता रहा और अंत में उसके सबको भी प्राप्त करना चाहती है। उसके प्रति उसका जो कर्तव्य है वह निभाना चाहती है। ध्रुव स्वामिनी की एक और नारी पात्र मंदाकिनी को इस जड़ शास्त्र का विरोध किया। उसने स्त्रियों पर हो रहे अत्याचार का विरोध किया। वह कहती है कि स्त्रियों के इस बलिदान का कोई भी मूल्य नहीं। कितनी असहाय दशा में अपने निर्बल और अवलंब खोजने वाले हाथों से यह पुरुषों का चरण पकड़ती है। वह सदैव ही तिरस्कार, घृणा और दुर्दशा की भिक्षा से उपकृत करता है, तब भी यह बावली नहीं मानती है। सारांश के रूप में कहा जा सकता है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक जयशंकर प्रसाद की एक कालजयी रचना है। इसमें स्त्री की समस्या को बड़े जोर शोर से उठाया गया है। इसमें नारी के मोच, तलाक व पुनर्विवाह की बात को उठाया गया है। समाज में केवल पुरुष को ही पुनर्विवाह करने का अधिकार था। स्त्री को केवल पशु के समान या फिर उपहार स्वरूप ही समझा जाता था, जिसका विरोध हिंदी साहित्य के कवियों, लेखकों ने किया। अतः स्वतंत्रता संग्राम ने स्त्रियों को जागरूक किया। स्त्री विमर्श से स्त्रियां जड़ शास्त्र का विरोध करने के लिए प्रेरित हुईं। धन्यवाद।